हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे चुंबकत्व भाग 2। हमने पहले पढ़ा था चुंबकत्व भाग 1 के बारे में, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे चुंबकत्व भाग 2। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट को अपने को क्या करना है, कंप्लीट करके चलना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या बोलता है? मान लो आपके पास दो ध्रुव है, पहले ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य m1 है, दूसरे वाले का कितना है, m2 है। दोनों के बीच की दूरी मान लो कितनी है, d है। तो अब दो ध्रुव है तो दो ध्रुवों के मध्य क्या लगेगा, बल लगेगा। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या बोलता है कि दोनों ध्रुव प्राबल्यों के मध्य लगने वाला बल या दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल इन दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इन दोनों के ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस तरीके से जब दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू m1 डॉट m2 अपॉन आ जाएगा क्या, d स्क्वायर। ठीक है, अब जब प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है म्यू अपॉन क्या लगता है, 4 पाई। तो ये हो जाएगा m1 डॉट m2 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई। कितना क्लियर हो गया? यहाँ पे जो म्यू होता है वो होता है, यहाँ पे जो म्यू होता है वो माध्यम की क्या होती है, चुंबकशीलता होती है। किसकी? माध्यम की चुंबकशीलता होती है, चुंबकशीलता होती है। इतना क्लियर हुआ? तो म्यू जो होता है माध्यम की क्या होती है, चुंबकशीलता होती है। तो यहाँ से म्यू का जो मान होता है वो होता है म्यू नॉट म्यू आर। क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर होता है। तो यहाँ पे जो म्यू नॉट होता है वो होता है वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। इतना क्लियर हो गया? और जो म्यू आर होता है वो क्या होता है, ये म्यू आर जो होता है वो होता है निरपेक्ष चुंबकशीलता। क्या होता है, निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, अलग अलग याद करिए इसमें दिमाग में। म्यू माध्यम की चुंबकशीलता, म्यू नॉट वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू आर निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे फाइनली म्यू का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई m1 डॉट m2 अपॉन हो जाएगा क्या, 4 पाई। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जो म्यू आर होता है उसका मान 1 होता है, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए। वायु या निर्वात के लिए उसका जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला आ जाएगा F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 डॉट m2 अपॉन क्या आ गया, d स्क्वायर। इसको याद रखिए, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, यहाँ पे जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो मान होता है वो होता है, म्यू नॉट का मान जो होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये फिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो 4 पाई यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁷। तो यहाँ से हमारा फार्मूला आ गया 10⁻⁷ m1 डॉट m2 अपॉन हो गया d स्क्वायर। और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी, क्योंकि ये क्या है, लगने वाला बल है। तो समझ में आ गया? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है म्यू का जो मान, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया। आपको डिटेल में बताने का मतलब ये था कि म्यू को समझना था मेरे को। तो म्यू जो होता है वो माध्यम की चुंबकशीलता होता है, म्यू नॉट वायु या निर्वात की में चुंबकशीलता होता है। ठीक है, और म्यू आर जो होता है वो निरपेक्ष चुंबकशीलता होता है। समझ में आ गया? अब यहाँ से देखिए म्यू का मान मैंने क्या रखा, म्यू नॉट और म्यू आर। तो यहाँ से म्यू का मान जब मैं रखा हूँ, म्यू नॉट और म्यू आर रखा हूँ, तो इस कंडीशन में म्यू आर का जो मान होता है वो क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट। समझ में आ गया? तो निरपेक्ष चुंबकशीलता क्या होता है, किसका किसका अनुपात होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। निरपेक्ष चुंबकशीलता किसका अनुपात होता है, किसका किसका अनुपात होता है? तो माध्यम की चुंबकशीलता और वायु या निर्वात की चुंबकशीलता को क्या बोलते हैं, निरपेक्ष चुंबकशीलता बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद कर लीजिए, माध्यम की चुंबकशीलता और वायु या निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, निरपेक्ष चुंबकशीलता बोला जाता है। समझ में आ गया? तो ये था कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दो एकांक चुंबकीय ध्रुव, तो दो एकांक चुंबकीय ध्रुव, एकांक मतलब इसके ध्रुव प्राबल्य का मान क्या है,
1 है, तो m1 का मान भी 1 है, m2 का मान भी क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे स्थित है, दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 1 मीटर दी हुई है। तो इनके बीच लगने वाला बल निकालना, तो F का मान क्या होता है भाई, μ0/4 इंटू m1 डॉट m2 अपॉन क्या होता है, d वर्ग होता है। μ0/4 का मान कितना होता है, 10⁻⁻7, मैंने बताया प्रीवियस थ्योरी में। m1 का मान 1, m2 का मान 1 और दूरी कितनी है, 1 का वर्ग, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 10⁻⁻7 न्यूटन। तो दोनों एकांक ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल अगर 1 मीटर की दूरी पे है तो कितना होगा, 10⁻⁻7 न्यूटन होगा। इसको थ्योरी में पूछ सकता है कि दो एकांक ध्रुव है, दोनों 1 मीटर की दूरी पे स्थित हैं, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए, तो कितनी होगी बल, 10⁻⁻7 न्यूटन होगी। इतना क्लियर है। अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले देखिए चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो कोई भी चुंबकीय ध्रुव के, जैसे चुंबकीय ध्रुव N ले लो या S ले लो, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका क्या होता है, प्रभाव होता है, इसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। या अगर बार मैग्नेट लेके चलोगे, है ना, तो NS हो जाएगा, तो इसका प्रभाव क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया तक होगा। तो जहाँ तक उस चुंबक का प्रभाव होता है उसको बोलते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। समझ में आ गया। तो चुंबक है, चुंबक का जहाँ तक क्या होगा, प्रभाव होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। अब इसमें अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, मान लो एक चुंबक का ध्रुव जो है, जिसका ध्रुव प्राबल्य कितना है, m है, ये इसका क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पे एकांक ध्रुव को आके रख देते हैं अपन। एकांक ध्रुव को मैं क्या लेके चलता हूँ, m0। तो एकांक ध्रुव को यहाँ पे रखूँगा आके, तो ये क्या लगाएगा उस पर, अगर समान पोलैरिटी होगा तो समान, असमान है तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। दोनों के बीच क्या लगेगा, बल लगेगा। तो अगर दोनों के बीच बल लगेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो एकांक ध्रुव जो है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जितने बल का अनुभव करता है उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो एकांक ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे F का मान क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, F का मान हो जाएगा μ0/4, पहला ध्रुव प्राबल m, दूसरा m0, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, d का वर्ग, और नीचे कितना है, m0। तो यहाँ से m0 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास b का फार्मूला क्या आ गया, b का फार्मूला आ गया μ0/4 m अपॉन क्या हो जाएगा, d²। तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो एकांक ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसको अपन क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो एकांक ध्रुव जितने बल का अनुभव करेगा, कितने बल का अनुभव करेगा, तो F अपॉन मतलब कितने बल का अनुभव करेगा, वही उस कंडीशन में अपन क्या निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एकांक ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यहाँ से इसका क्या आ गया, सूत्र आ गया। तो समझ में आया। तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एकांक ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है, ध्यान रखिए, चुंबकीय बल का जो सूत्र होता है उसमें 2 m होता है और नीचे क्या होता है, दूरी का वर्ग होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक ही m होगा, नीचे क्या होगा, दूरी का वर्ग होगा। इतना समझ में आ गया। दोनों में पहचान है। ये 2 m हुआ तो समझ जाना वो F का सूत्र है, और एक ही m है तो समझ जाना वो किसका सूत्र है, B का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। उसकी क्या होती है, दिशा होती है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, तो चुंबकीय बल रेखा जो होती है वो एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है। इस तरीके से क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है। समझ में आ गया। तो चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव आसानी से क्या कर सकता है, गति कर सकता है। क्या बताया, चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जिस पे एकांक ध्रुव आसानी से गति कर सकता है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि एकांक ध्रुव आसानी से जिन रेखाओं पे गति करता है वह रेखाएं कहलाती है, क्या कहलाती है, चुंबकीय बल रेखा। समझ में आ गया। दूसरा चीज, चुंबकीय बल रेखा वह रेखा होती है जिसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाते हैं तो वो उस बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ पे अगर स्पर्श रेखा बनाऊंगा तो ये उस चुंबकीय
क्षेत्र की क्या करेगी, दिशा को क्या करेगी या बल को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। समझ में आ गया, बताया था इससे पहले, सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है। समझ में आ गया। तो किसी भी बिंदु बना लो, चाहे आप यहाँ पे बना लो, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, बल की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। तो चुंबकीय बल रेखाओं के दो तरीके की परिभाषा हो गया। पहला कौन सा, जहाँ पे एकांक उत्तरी ध्रुव आसानी से गति कर सकता है, उसको बोलते हैं चुंबकीय बल रेखा। दूसरा, जिसके किसी भी बिंदु पर अपन स्पर्श रेखा बनाते हैं, तो वह स्पर्श रेखा जो है उस बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। उन बल रेखाओं को बोलते हैं चुंबकीय बल रेखा। समझ में आ गया। चलिए अब इसकी गुण की बात करते हैं। तो इसके गुण कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला गुण है चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है चुंबक के बाहर कहाँ होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। कहाँ होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की होती है। लेकिन चुंबक के अंदर जो इसकी दिशा होती है, याद रखिएगा, कहाँ होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। मतलब इस तरीके से होगी चुंबक के अंदर। चुंबक के बाहर ये उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगी और चुंबक के अंदर क्या होगी, दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होती, तो कैसी होती है, दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। आप ये मत रटा हुआ रहता है तो अपन इसमें टिक लगा देते हैं, उत्तर से दक्षिणी की ओर होती है। समझ में आ गया। दूसरा, चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत निकलती है। कैसी निकलती है, लंबवत निकलती है। तो लंबवत कहाँ से निकलेगी भैया, तो यहाँ पे ध्रुवों से। इस तरीके से क्या होती है, लंबवत निकलती है। लंबवत क्या होती है, समाप्त भी होती है। समझ में आ गया। तो यहाँ से लंबवत प्रारंभ होती है, लंबवत क्या होगी, समाप्त होगी। ठीक है। तीसरा, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो इसमें अपन ऐसा बोल सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो कौन सा लूप बनाती है, बंद लूप बनाती है। बंद लूप बनाती है। विद्युत बल रेखा बंद लूप नहीं बनाएगी, लेकिन चुंबकीय बल रेखा क्या बनाती है, बंद लूप बनाती। कारण क्या है, पूछ सकता है, चुंबकीय बल रेखा बंद लूप बनाती है, उसका कारण है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो उसका कारण ये है कि चुंबकीय बल रेखा बंद लूप इसलिए बनाती है क्योंकि ये चुंबक के बाहर उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है इसकी दिशा, और चुंबक के अंदर दक्षिणी से कहाँ होती है, उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो ये क्या बना रही है, बंद लूप। समझ में आ गया। इसलिए चुंबकीय बल रेखा जो है बंद लूप बनाती है, लेकिन विद्युत बल रेखा बंद लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, क्योंकि अगर मैं एक प्लस लेता हूँ, दूसरा क्या लेता हूँ, माइनस लेता हूँ, तो ये हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, विद्युत बल रेखा प्लस से माइनस की ओर जाती है, लेकिन माइनस से प्लस की ओर नहीं आती। तो विद्युत बल रेखा बंद लूप नहीं बनाती, चुंबकीय बल रेखा क्या बनाती है, बंद लूप बनाती है। समझ में आ गया। चौथा, इसमें खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको प्रदर्शित करती है, चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। बल की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो भी अपन किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा अगर बनाते हैं, किस पर, बिंदु पर, तो वो किसको प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र और बल की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। समझ में आ गया। तो ये अपने को समझना है मेन चीज़। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बंद लूप बनाती है। पूछेगा इनमें से कौन सा बंद लूप बनाता है, चुंबकीय बल रेखा, विद्युत बल रेखा, तो आपको किस में टिक लगाना पड़ेगा, चुंबकीय बल रेखा में टिक लगाना पड़ेगा। ये नहीं बनाता। और कारण अगर पूछ दिया ऑप्शन में, तो कारण क्या होगा, ये चुंबक के बाहर N से S की तरफ जाती है, चुंबक के अंदर S से N की तरफ जाती है, इसलिए बंद लूप बनाती है। और विद्युत बल रेखा बंद लूप नहीं बनाती, क्योंकि हमेशा वो प्लस से कहाँ जाती है, माइनस की ओर जाती है। समझ में आ गया। और पाँचवा पॉइंट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। अब इसका कारण क्या है, तो ये भी अपने को समझना पड़ेगा। अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो इनके कटान बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा बनाते हैं तो 2 स्पर्श रेखा बनेगी, है ना भाई, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र या बल की जो दिशा है वो कितनी हो गई, 2 हो गई, फर्स्ट और सेकेंड, जो संभव नहीं है, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटती है। तो समझ में आ गया। तो ये था चुंबकीय बल रेखाओं का गुण। तो आपको इसको दिमाग में बैठाना है और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, चांसेस है बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनने की। चलिए अब बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण की। तो चुंबकीय आघूर्ण को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा चुंबकीय द्विध्रुव को। चुंबकीय किसको, द्विध्रुव को समझना पड़ेगा। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है,
दो समान और विजाती ध्रुव अगर एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पे स्थित है तो ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव। तो दो समान मतलब दोनों का मान m होगा, और विजाती मतलब एक n होगा, दूसरा क्या होगा s, और बहुत अल्प दूरी को अपन क्या लेके चलते हैं, 2l लेके चलते हैं। समझ में आ गया। तो इस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे चुंबकीय द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव मतलब क्या होता है, तो ध्यान से बैठा लीजिए इसमें कि दोनों का जो ध्रुव प्राबल्य है वो समान होना चाहिए, लेकिन दोनों का जो ध्रुव है वो क्या होना चाहिए, विजाती होना चाहिए। एक n है तो दूसरा क्या होना चाहिए, s होना चाहिए। तो अगर एक ऐसा सिस्टम बना रहा है तो उसको अपन बोलेंगे क्या, चुंबकीय द्विध्रुव। समझ में आ गया। तो बराबर और विजातीय, ठीक है। तो दो बराबर और विजातीय आवेश का जो सिस्टम होता है, ध्रुवों का सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं क्या, चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं। इनके बीच की दूरी क्या लेके चलते हैं, 2l। अब बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण दो तरीके से अपन निकाल सकते हैं। एक किसका निकाल सकते हैं, पहले दंड चुंबक का। किसका निकाल सकते हैं, दंड चुंबक मतलब चुंबकीय द्विध्रुव का। दंड चुंबक मतलब होता है चुंबकीय द्विध्रुव, दो बराबर और विजातीय ध्रुव, ठीक है। तो mm हो गया और इनके बीच की दूरी क्या है, 2l। इनका निकाल। दूसरा ये हो गया किसका, दंड चुंबक का, मतलब बोल सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव का किसका क्या निकाल सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। तो ये किसका हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव का, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं दंड चुंबक, बार मैग्नेट, दंड चुंबक, ठीक है। और दूसरा जो है किसका निकाल सकते हैं, धारावाही लूप पर। तो एक लूप लेके चलते हैं और इसमें क्या हो रही है, धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो इसका कैसे निकालेंगे वो अपने को देखना है, ठीक है। तो दोनों का क्या होता है, अलग अलग चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, इन ध्रुवों के कोई भी ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य और उसके साथ दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। समझ में आ गया। तो इन दोनों का कोई भी एक ध्रुव प्राबल्य ले लो, उनका परिमाण, ठीक है, साथ ही साथ दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चुंबकीय आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, या चुंबकीय आघूर्ण होता क्या है, तो कोई भी एक द्विध्रुव का कोई भी एक ध्रुव प्राबल्य और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। समझ में आ गया। अब धारावाही लूप के लिए देखिए, तो धारावाही लूप में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो I धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो जब I धारा प्रवाहित हो रही है तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे, मान लो इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो क्षेत्रफल कितना है, A है। तो उस कंडीशन में M जो होगा वो किसके बराबर होता है, I और A के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब M जो है I पे निर्भर करता है और M जो है A पे निर्भर करता है। तो इन दोनों का जब मिलाएंगे फार्मूला को तो क्या बनेगा, M बराबर I A, क्या बनेगा, I A। I क्या है, इसकी धारा है, और A क्या है, क्षेत्रफल है। समझ में आ गया। और अगर फेरों की संख्या या नंबर ऑफ टन्स कितनी है, मान लो n है, कितनी है, n, मान लो इसमें n वायर्स लिपटे हुए, ये एक वायर के लिए हो गया, तो n वायर के लिए फार्मूला हो जाएगा m = NIA हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये होता है किसका, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र। अब देखिए बोलोगे सर इसमें तो वो नहीं है, ध्रुव नहीं है, तो इसमें ध्रुव कैसे होगा। तो देखिए ऊपर सतह, इसकी दो सतह हैं, ऐसा अगर देखते हैं तो दो सतह बनती है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ। तो ये ऊपर की सतह हो गई, ये वाली क्या हो गई, नीचे की सतह। तो अपर फेस हो गई ये वाली, और ये वाली क्या हो गई, लोअर फेस, क्या हो गई, लोअर फेस। तो अपर फेस को जब ऊपर से देखेंगे तो अपर फेस में देखिए, ये अपर फेस को मैं ऐसा बना लेता हूँ, तो अपर फेस में धारा इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बना देंगे, n। तो अपर से फेस कैसा व्यवहार करेगा, n जैसा व्यवहार करेगा। और जस्ट लोअर से फेस को नीचे से देखोगे तो नीचे से कैसा होगा, उल्टा दिखेगा। ये ऐसा देखो, आप प्रतीत करो इसको ऐसा, इस तरीके से। तो इस तरीके से कब दिखेगा, अपर फेस के हिसाब से। तो यहाँ पे धारा कैसी होगी, ऐसी होगी। अगर नीचे से देखोगे तो आप नीचे से देखोगे तो जस्ट क्या दिखाई देगा, उल्टा। ऊपर से अगर क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो नीचे से भी वो कैसा दिखेगा, आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, लेकिन उस कंडीशन में वहाँ पे क्या बनेगा, एस दिखेगा। तो ऊपर से अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है ऊपर से, तो नीचे से कैसा दिखेगा, वो क्लॉकवाइज आपको दिखाई देगा। समझ में आ गया। तो किसी भी धारावाही लूप को अगर आप ऊपर की तरफ से देखते हैं तो ऊपर की तरफ से अगर n बना हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, मतलब वहाँ पे कौन सा ध्रुव आ जाएगा, n ध्रुव। और अगर उसी को उल्टा देखोगे, उसी धारा प्रवाहित को, तो नीचे से कैसा दिखेगा, वो क्लॉकवाइज दिखेगा। तो क्लॉकवाइज दिखेगा तो कौन सा ध्रुव आ जाएगा, s ध्रुव। तो यहाँ पे भी n है और क्या है, s है। तो इसका जो अपर फेस है वो n जैसा व्यवहार करेगा और लोअर फेस कैसा व्यवहार करेगा, s जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। समझ में आ गया। तो ये होता है क्या, धारावाही लूप का आघूर्ण। किसका, धारावाही लूप
का आघूर्ण है। तो धारावाही लूप का जो आघूर्ण होता है वो आई और ए के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसकी एसआई इकाई क्या हो जाएगी, तो इसकी जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। आई का एम्पियर और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो आप इसको याद रखोगे। तो इसकी एसआई इकाई जो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। तो दोनों के लिए अलग हो गया, दंड चुंबक के लिए हो गया, चुंबकीय द्विध्रुवी के लिए हो गया, है ना, और दूसरा धारावाही लूप के लिए हो गया। तो आप इसको याद रखेंगे। इतना समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 10 सेंटीमीटर लंबे तथा 2 एम्पियर मीटर ध्रुव प्राबल्य वाले चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो ये दंड चुंबक वाला क्वेश्चन है ना भाई। तो दंड चुंबक वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है, m इंटू क्या होता है, 2l होता है। ठीक है, अब m कितना दिया है, तो सबसे पहले देखिए ध्रुव प्राबल्य कितना दिया है, 2 एम्पियर मीटर अपने को दिया हुआ है, और साथ ही साथ 2l मतलब 2 लंबे बोल दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी याद रखिएगा ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो अपन 2l लेते तो सीधा सीधा किसका मान दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 10 सेंटीमीटर दी हुई, इसका मतलब क्या है, ये 2l का मान है। किसका मान है, 2l का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं क्या, 0.01 सॉरी 10 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10 × 10⁻² मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे फार्मूले में। तो m का मान दिया है, कितना दिया है, 2, और 2l का मान कितना है, 10 × 10⁻² मीटर है। किसका मान, 2l का। तो यहाँ लगा देंगे 10 × 10⁻²। तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 10⁻²। अब इसको एडजस्ट करेंगे 2 डेसिमल पे, तो 0.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, फार्मूला दिमाग के बैठाना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एल लंबाई की एक तार है। मान लो एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है। इसमें आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक वृत्त के आकार में मोड़ दिया था। अब इसको घुमा के क्या कर दिया, एक वृत्त के आकार में मोड़ दिए। चलो ऐसा मोड़ देते हैं, धारा तो ऐसे ही प्रवाहित होगी। और इसकी पूरी लंबाई कितनी है, एल है ना। तो इसकी लंबाई मान लो, इसकी त्रिज्या मैं क्या लेके चलता हूँ, आर लेके चलता हूँ। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या लेके चलता हूँ, आर लेके चलता हूँ। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो परिधि मतलब इसकी बाहरी सतह की क्या होती है, लंबाई होती है। मतलब इसकी जो पूरी लंबाई है वो कितनी होगी, 2πr। और लंबाई क्या लेके चल रहा है, भाई इसको मोड़ के तो मैं गोल बना दिया ना, वृत्त बना दिया। तो अगर मैं मोड़ के वृत्त बना दूंगा तो लंबाई तो एल ही रहेगी ना। तो इसका मतलब इसकी परिधि कितनी है, एल है। तो एल बराबर हो जाएगा 2πr। तो यहाँ से अपन निकाल लिया आर का मान, l/2π। क्या निकाल लिया, आर का मान l/2π। अब क्वेश्चन में इतने क्या निकाला, चुंबकीय आघूर्ण। तो ये धारावाही लूप बन जाएगा। तो धारावाही लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना होता है, IA होता है। तो यहाँ पे I क्या दिया हुआ है, स्मॉल i दिया हुआ है, छोटा i। और क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, πr का वर्ग होता है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो i पाई और r का वर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा l का वर्ग बटे हो जाएगा 2π का वर्ग। तो 2π का वर्ग कर देंगे। तो इसे एक काम करते हैं, पहले इसको l/2π का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा l का वर्ग और 2π का वर्ग है, तो 2 2 4, और ये हो जाएगा पाई का वर्ग। तो यहाँ से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जब देखेंगे तो m का मान कितना हो जाएगा, IL² अपॉन हो जाएगा क्या, 4π। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, IL² अपॉन 4π। तो ये डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ी तैयारी रखिए ऐसे क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धारावाही लूप की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मतलब आर का मान दिया हुआ है 7। तो 7 × 10⁻² मीटर, तथा फेरों की संख्या मतलब n का मान दिया गया है 4। ठीक है, 2 एम्पियर की धारा लूप में प्रवाहित हो रही है, मतलब I का मान दिया हुआ है कितना, 2 एम्पियर। कितना दिया है, 2 एम्पियर। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा, तो हम पढ़े भाई m = होता है NIA, कैपिटल N भी ले सकते हैं आप, चलेगा, है ना। अब यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं दिया, तो क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं भाई, धारावाही लूप है ना। तो धारावाही लूप है तो उसकी त्रिज्या दी हुई है, मतलब उसका सर्कुल त्रिज्या अगर r है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, πr²। a अगर डायरेक्ट दिया तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप त्रिज्या से क्या निकाल सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, n का मान 4 और i का मान कितना है, i का मान 2 एम्पियर, पाई 22/7 और r का वर्ग, r का मतलब इसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 10⁻²।
7 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 7 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए 4 दूना 8 है ना, और 8 सत्ते क्या हो जाएगा 56, तो 56 इंटू 22 इंटू 10⁻², 10⁻², 10⁻⁴ हो जाएगा। और 56 में जब 22 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 1232 और ये बच गया इंटू 10⁻⁴ है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, यूनिट क्या होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो समझ में आ गया, तो गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना आंसर आएगा, इतना आंसर आएगा 1232 इंटू 10⁻⁴। चेक करते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ये वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करके चलना है, क्योंकि पेपर का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है कि ऐसे लेवल के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने चुंबकत्व का भाग 2 कंप्लीट किया है। अगली क्लास में चुंबकत्व के भाग 3 के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जैसा सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।